हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स मैन एकेडमी पे स्वागत है। पिछले कई सालों से आप इंडो पैसिफिक के बारे में लगातार सुन रहे होंगे और आज इसी इंडो पैसिफिक से एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है कि साउथ कोरिया के जो एनवॉय हैं उनका कहना है कि दे वांट टू ज्वाइन क्वाड। वो क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हैं और क्वाड के अंदर रह के इंडिया के साथ वो इस पूरे इंडो पैसिफिक के रीजन में दे वांट टू प्ले अ पाइवटल रोल, दे वांट टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज इंडो पैसिफिक की तरफ से आ रही है। आप इंडो पैसिफिक को बहुत सालों से सुन रहे थे, बट रिसेंटली इंडो पैसिफिक के बारे में नो वन इज टॉकिंग अबाउट बिकॉज द इंटरनेशनल मीडिया, द जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स आर ऑब्सेस्ड विथ Europe, where Russia-Ukraine war is going, and they are obsessed with Middle East, where Israel-Hamas war is going. इसलिए इंडो पैसिफिक आजकल जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, बट एनीवेज इट डजंट मैटर। इंडो पैसिफिक इज द फ्यूचर ऑफ द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। तो इसीलिए साउथ कोरिया का ज्वाइन करना दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन, व्हाट आर द रेलेवेंस एंड व्हाट इज क्वाड। इन सारी चीजों को आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। साउथ कोरिया का लोकेशन आप देख सकते हैं, जापान और चाइना के काफी पास है और नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी देश है। और ये एक लोकेशन जो साउथ कोरिया का है वो इंडो पैसिफिक में आता है, इसीलिए इंडो पैसिफिक की जितने भी कंट्रीज हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले ही आपको बता दूं कि साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में पहले से एक डिफेंस ट्रीटी है, जिसके अंदर अमेरिका जो है वो साउथ कोरिया की सिक्योरिटी नीड्स को गारंटी करता है। अब ये जो न्यूज है आप देख सकते हैं, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सोक यूल, ये 2022 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने थे। और जैसे ही ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने थे, ये इंडिया विजिट किए थे और इंडिया आए थे G20 समिट के लिए। और वहां पे उन्होंने कहा था कि साउथ कोरिया ऑल्सो इज विलिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ क्वाड। और यही बात साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं चैंग जे वोक, इन्होंने भी रिट्रिएट किया वापस से कि क्वाड का मेंबर साउथ कोरिया को बनना है। क्या ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो साउथ कोरिया है वो क्वाड प्लस मीटिंग का एक पार्ट है। क्वाड में क्योंकि आपको पता है 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, जापान है और इंडिया है। एक और मीटिंग होता है जिसको हम क्वाड प्लस कहते हैं। इसमें कुछ और लाइक माइंडेड पार्टनर्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक साउथ कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और वियतनाम हो गया। तो ऑलरेडी साउथ कोरिया वॉज अ पार्ट ऑफ क्वाड प्लस, सो इट वॉज एनीवेज एक्सपेक्टेड कि साउथ कोरिया जो है वो क्वाड ज्वाइन कर सकता है। अब आखिरकार साउथ कोरिया, आपने याद आप साउथ कोरिया को जानते होंगे शायद सैमसंग की वजह से। सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा साउथ कोरिया में होता है। सो जनरली वी रिमेंबर साउथ कोरिया फॉर इट्स इकोनॉमिक सक्सेस। आज तक हम कभी भी साउथ कोरिया को, एक्सेप्ट द कोरियन वॉर, अगर हम कोरियन वॉर भूल जाएं तो हम साउथ कोरिया को कभी भी जियो पॉलिटिक्स या ये पावर स्ट्रगल में या इस तरीके की ग्रुपिंग में शामिल होते हुए हम नहीं देखे हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि साउथ कोरिया जो है वो अचानक, जो हमेशा से क्वाड वॉर के साथ पार्टिसिपेट करने की बात नहीं करता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से वो क्यों क्वाड के साथ जुड़ने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेटनेस दिखला रहा है? उसके मुख्य 3 कारण हैं। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन क्लासेस करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के छात्राओं के लिए मुखर्जी नगर ब्रांच में हमारे ऑफलाइन क्लासेस आने वाले टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं। प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस आने वाले टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस में सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग बैचेस और साथ ही साथ स्कॉलरशिप का भी दिया जाएगा। सो प्लीज डाउनलोड आवर अनअकैडमी ऐप एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पहला कारण है नॉर्थ कोरिया। ये तो आपको पता होगा, 2 दिन पहले किम जॉन यून ने एक सुइसाइडल ड्रोन टेस्ट किया है। अगेन साउथ कोरिया में पैनिक है। और ये तो सुइसाइडल ड्रोन काफी छोटा चीज है। आप तो किम जॉन यून के बारे में जानते होंगे कि वो जब सो के उठते हैं तो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं, वो जब सोने जाते हैं तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल करते हैं, और वो सपने में साउथ कोरिया को खत्म करने का ड्रीम भी करते हैं। तो इसलिए साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया को बैलेंस करना था। अब सेकेंड रीजन है जो बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। एक तरफ साउथ कोरिया, आपको पता है कि पूरा डिपेंडेंस अपने
बचाव, अपने सिक्योरिटी के लिए साउथ कोरिया हमेशा से यूएस पे डिपेंड करता है अपने सिक्योरिटी के लिए। और अगर दूसरी तरफ बात करें साउथ कोरिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर जिसके साथ वो सबसे ज्यादा बायलैटरल ट्रेड करता है वो है चाइना। तो आप देखिए, एक तरफ साउथ कोरिया अमेरिका के लिए पूरे सिक्योरिटी नीड्स के लिए भरोसा करता है, दूसरी तरफ साउथ कोरिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है जिससे वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है वो है चाइना। जब भी कोई भी कंट्री किसी भी तीसरे कंट्री पे बहुत ज्यादा निर्भर हो जाती है तो दूसरा कंट्री इसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साउथ कोरिया को पता है कि भैया यूक्रेन भी एक जमाने तक वेस्ट के सिक्योरिटी के निर्भर था, लेकिन रशिया क्या अटैक करने से रुक गया? नहीं, रशिया ने अटैक किया। मतलब कि वेस्ट की सिक्योरिटी गारंटी, खासकर अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन लीडरशिप उसमें डिक्लाइन आया है। तो हो सकता है कि अमेरिका हमारे कल को अगर मुझे नॉर्थ कोरिया अटैक करे, कल को मुझे चाइना के साथ प्रॉब्लम हो जाए, तो हो सकता है अमेरिका उतना ज्यादा मेरी मदद नहीं करेगा। इसीलिए अपने सिक्योरिटी के लिए साउथ कोरिया डाइवर्सिफाई कर रहा है, नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है। जापान की भी यही बात है। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में जीता है, बट आज जब से ये वॉर हुआ है यूक्रेन में, तो बाकी कंट्रीज लाइक जापान, लाइक साउथ कोरिया, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इनको पता चल गया है कि बॉस यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अमेरिका because the American leadership has declined, the American hegemony has declined, hence they are looking for some new partners to guarantee their security। इसीलिए साउथ कोरिया क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना चाह रहा है, ना कि केवल एक ही कंट्री के भरोसे वो बैठा रहे। ये तो एक पार्ट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइना, क्योंकि उसकी इकोनॉमी जो है साउथ कोरिया पे वो चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए उसी बात का फायदा चाइना उठाता है। चाइना बहुत ज्यादा इकोनॉमिक नेगेटिव तरीके से साउथ कोरिया को इंपैक्ट पहुंचाता है, जिसे हम इसमें बात करेंगे। जैसे जब साउथ कोरिया ने एग्री किया कि जो यूएस के एयर डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम थार्ड कहते हैं, जैसे रशिया के S-400 है, वैसी अमेरिका का थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अगेन बहुत खतरनाक है। तो जब साउथ कोरिया एग्री किया कि हां हम यूएस के इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपने धरती पर लगाएंगे, तो प्रॉब्लम हुआ चाइना को। चाइना को लगा कि कल को ये यूएस चाइना के वॉर में आप साउथ कोरिया में इस तरीके की चीजें यूज कर सकते हो। तो उसके बाद चाइना ने साउथ कोरिया को प्रॉब्लम क्रिएट किया। तब समझ में आ गया साउथ कोरिया को कि भैया बीजिंग से हमको थोड़ा बच के रहना होगा। अगर हम बीजिंग पे डिपेंड करेंगे तो इसी तरीके से वो इकोनॉमी में हमारे क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। ऑस्ट्रेलिया का यही हाल हुआ। ऑस्ट्रेलिया को आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक रिसोर्स इंटेंसिव कंट्री है, बहुत ज्यादा रिसोर्स चाइना को बेच बेच के अपनी इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया चलाई है। लेकिन आज उसी ऑस्ट्रेलिया को जब चाइना उसके लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया, वही चाइना उसके इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो आज ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो साउथ कोरिया को भी समझ में आ गया है कि मुझे अब अपने इकोनॉमी डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि साउथ कोरिया जो है उसको पता है कि चाइना कभी नहीं चाहता है साउथ कोरिया का यूएस के साथ रिलेशन स्ट्रांग हो। और जब भी साउथ कोरिया से इस तरीके से डिफेंस एग्रीमेंट या जैसे यूएस का इनिशिएटिव है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF, जब साउथ कोरिया ने कहा कि हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो फिर अगेन चाइना उसको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम क्रिएट किया। ये पहला है। तो इसलिए पहला टेंशन जो चाइना के साथ साउथ कोरिया का वो इकोनॉमिक कोऑर्शन। दूसरा प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से साउथ कोरिया और जापान की दोस्ती बहुत बड़ी है, देखेंगे साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये तीनों कंट्री चिप 4 डायलॉग करते हैं, जिसमें वो सेमीकंडक्टर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, साउथ कोरिया मैन्युफैक्चरर है, ताइवान मैन्युफैक्चरर और जापान के पास भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। तो ये तीनों कंट्री आके चिप 4 डायलॉग करते हैं। ये बात अगेन चाइना को पसंद नहीं है। तो इसी की वजह से साउथ कोरिया, जिसका हमेशा से नॉर्थ कोरिया के साथ तो प्रॉब्लम रहा है, चाइना के साथ भी रहा है, बट अभी पिछले 2-3 साल में यह देखा गया है कि चाइना में जब से शी जिनपिंग पावर में आए हैं उसके बाद साउथ कोरिया का और प्रॉब्लम बढ़ गया है। इसीलिए साउथ कोरिया वांट्स टू एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना, एंड दैट्स व्हाई साउथ कोरिया हैज नाउ एक्सेप्टेड कि भैया लाइक माइंडेड कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ हमें बात करना पड़ेगा, इस तरीके के कोalitions को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो सेकेंड रीजन वाज दिस। थर्ड रीजन इज कि साउथ कोरिया, अब आपको पता है कि दे आर इकोनॉमिक पावर हाउस, बहुत ज्यादा इकोनॉमी है उनकी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, जो आने वाली इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी उनका काफी दबदबा है। इसीलिए आज साउथ कोरिया जो है वो भी
बस इकोनॉमी के फोकस। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में ऑफलाइन क्लासेस करोल बाग ब्रांच में स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के छात्राओं के लिए मुखर्जी नगर ब्रांच में हमारे ऑफलाइन क्लासेस आने वाले टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं। प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस आने वाले टाइम में स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस में सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1-to-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग बैचेस और साथ ही साथ स्कॉलरशिप का भी दिया जाएगा। सो प्लीज डाउनलोड आवर अनअकैडमी ऐप एंड एंजॉय द प्रोसेस। फोकस नहीं करना चाहती है, साउथ कोरिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम इन टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स। वो अपना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाना चाहता है। उसको पता है अकेले बनाना मुश्किल है, तो इस तरीके के क्वाड जैसे कॉन्सेप्ट के थ्रू इस लार्जर पिक्चर में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो ये 2-3 बातें हैं। पहला बात है कि नॉर्थ कोरिया प्रॉब्लम है, चाइना प्रॉब्लम है, अमेरिका के ऊपर आग बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं और हमें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अपना नाम बनाना पड़ेगा। ये सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं। इसके अलावा डेली हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स, मेंस, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, और एवरीडे करंट अफेयर के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको सेल्फ मेड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, ज्वाइन करें और मजा ले करंट अफेयर्स का। अब आते हैं क्वाड के बारे में। क्वाड आपने बहुत नाम सुना होगा। ये क्वाड वॉड क्या है? तो क्वाड में तो 4 कंट्रीज हैं। क्वाड का जो सबसे पहला ऑरिजिन हुआ है वो लगभग 2004 में, जब इंडियन ओशियन में सुनामी आया था, तब पहली बार ये 4 कंट्रीज एक साथ आए और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स किए। जो भी कंट्रीज इंडियन ओशियन सुनामी की वजह से इंपैक्ट हुई थी, वहां पे जाके ये चारों कंट्रीज मिलकर मदद पहुंचाई। सबसे पहली बार क्वाड को किसी ने फॉर्मली ये कॉन्सेप्ट दिया कि क्वाड हम लोग 4 कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज आ सकते हैं, वो थे जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर, इसके पहले के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। तो शिंजो एबे, ये जो क्वाड का आइडिया है, ये जापान की तरफ से आ रहा है। वही जापान जो चाइना की प्रॉब्लम झेल रहा है। तो 2007 में इसका आइडिया आया। उसके बाद क्वाड के जितने चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स आके मिले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्वाड ठंडा पड़ गया, कुछ हुआ ही नहीं अपडेट। सो 2007 में क्वाड की आइडिया आई, चारों कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर मिले, मिलिट्री एक्सरसाइज किए, उसके बाद 2008 तक ठंडा पड़ गया। क्यों ठंडा पड़ गया? सबकी अपनी मजबूरी थी। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, अमेरिका अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा था, ठीक है। जापान में शिंजो एबे पावर से हट चुके थे, तो जापान में शिंजो एबे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस समय। ऑस्ट्रेलिया, उसकी इकोनॉमी बहुत हद तक चाइना पे डिपेंड करती थी, तो वो चाइना को ज्यादा प्रोवोक नहीं करना चाहता था। इंडिया, अगेन आपको पता है कि इंडिया चाइना के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो इंडिया भी चाइना के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता था। तो ये चारों कंट्री की अपनी मजबूरी थी, इसलिए ये लोग क्वाड से दूर हो गए और क्वाड डोरमेंट हो गया, ठंडा पड़ गया। वापस से 2017 में ये ग्रुप रिस्ट्रक्चर किया। तो 2008 से 17 ये डोरमेंट था, ठंडा था। 2017 में ऐसा क्या हुआ कि क्वाड चारों कंट्रीज वापस से एक साथ आ गए? बहुत चीज हुआ। यूएस में ट्रंप पावर में है, एंड ट्रंप अगेन ही डायरेक्टली वांट्स टू हेड ऑन फेस चाइना। चाइना से वो एकदम डायरेक्टली चैलेंज करना चाहते हैं। जापान में 2014 के लगभग शिंजो एबे पावर में वापस आ गए, अगेन अ गुड लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर। इनका क्वाड वॉर तो इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी रेडी टू टेक एक्शन, एग्रेसिव नेशनलिस्ट लीडर। साथ ही साथ 2017 में चाइना इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ, जिसको आप जानते होंगे, डोकलाम डिस्प्यूट। तो ये इंडिया का आंख खोल गया कि भाई चाइना के साथ हम इस तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई किए तो 1962 वॉर में अक्साई चीन छीन लिया। आज भी हम अगर इस तरीके से शांति से बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कल कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जब डोकलाम हुआ तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की आंख खुली और इंडिया को लगा कि हमें थोड़ा सा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा। तो इंडिया भी क्वाड का पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रेलिया में भी यहां पे सरकार बदली थी, और ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था कि दिन पर दिन, एवरी ईयर बाय ईयर, चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया के लोकल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ गया कि मुझे चाइना से अब डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सो 2017 तक ये चारों कंट्रीज वापस से आ गए, और इसी के बाद से पहले ये फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे मिलते थे,
और जब बाइडेन पावर में आए तो इसको अपग्रेड कर दिए। अब ये लोग एनुअली समिट लेवल होता है, मतलब चारों कंट्री के जो हेड हैं वो एवरी ईयर दे आर गोइंग टू मीट। तो इस तरीके से क्वाड की जर्नी हुई स्टार्ट। फेज ऑफ ऑरिजिन 2008, फेज ऑफ डॉर्मेंसी 2008 से 17 के बाद अगेन रिवाइवल। इसलिए आज जो क्वाड है इसको हम क्वाड 2.0 कह रहे हैं। अगला जो क्वाड है वो क्वाड 3.0 होगा, जहां पे साउथ कोरिया, जहां पे फिलीपींस, जहां पे वियतनाम, ये सब अलग लाइक माइंडेड कंट्रीज इंडो पैसिफिक को वो ज्वाइन करेंगे। पर्पस क्या है क्वाड का? क्वाड का पर्पस याद रखिएगा, क्वाड कोई नाटो नहीं है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। क्वाड का वो लॉजिक है ही नहीं। क्वाड का अगर पर्पस एस जयशंकर के हिसाब से बात करें तो एस जयशंकर ने अपने किताब में कहा है क्वाड के 5 पर्पस हैं। पहला, मल्टीपोलर ऑर्डर। क्वाड का काम है मल्टीपोलर ऑर्डर को इंश्योर करे, खासकर इस एरिया में जहां पे चाइना यूनिपोलरिटी बनाना चाह रहा है। इट्स अ पोस्ट अलायंस एंड पोस्ट कोल्ड वॉर थिंकिंग। क्वाड बताता है कि किस तरीके से कोल्ड वॉर में हम लोग अलायंस में काम करते थे। क्वाड में कोई अलायंस नहीं है, चारों कंट्रीज एक साथ आके इंडो पैसिफिक वाले एरिया में काम करते हैं, बट इट डजंट मीन कि चारों कंट्रीज का एक साथ सहमति हर एक चीज पे होना चाहिए। सो उस थिंकिंग से ये अलग है। इट्स नॉट अ अलायंस, it's only that 4 like-minded countries are coming together to do something in Indo-Pacific. Indo-Pacific को फ्री ओपन बनाने के लिए चारों कंट्रीज आए हैं। इट इज अगेंस्ट द स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये कोई स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं बनाना चाहता, जैसे नाटो और वॉर्सो पैक्ट कोल्ड वॉर के समय अपने प्रॉक्सी बफर स्टेट्स बनाना चाहते थे, उसके कोई लेना देना नहीं है क्वाड का। इट एक्सप्रेसेस द डेमोक्रेटाइजिंग ऑफ ग्लोबल स्पेस एंड कोलैबोरेटिव डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल स्पेस, अगेन मल्टीपोलैरिटी को इंश्योर करता है। नॉट यूनिलैटरल अप्रोच, इट इज अगेंस्ट यूनिलैटरल अप्रोच। नो वन कैन हैव वीटो ऑन अदर्स चॉइस। तो एक तरीके से आप सिंपल इसको आसान भाषा में समझे कि क्वाड का पर्पस मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो नहीं है जो कोल्ड वॉर के समय था। ये उस विचारधारा से अलग है। इट इज अ पॉजिटिव थिंग, इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है क्वाड का? तो एस जयशंकर कहते हैं कि इट इज मेड फॉर समथिंग वेयर इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव, इसके लिए क्वाड को बनाया गया है। अब ये तो इतना क्वाड क्वाड की बात कर ली है। इंडो पैसिफिक का भी आपने नाम सुना होगा। आपने कभी जाना कि इंडो पैसिफिक है क्या? भाई इंडो पैसिफिक एक ज्योग्राफिकल टर्म है, सिंपल। क्या इसमें रॉकेट साइंस है? एक तो इंडियन ओशियन है और एक पैसिफिक ओशियन है, दोनों को मिला दो इंडो पैसिफिक। तो आप पूछोगे कि ये नया क्या है फिर इसमें? ये तो सदियों से इंडो पैसिफिक। दिन आज क्यों इतना ज्यादा हम इंडो पैसिफिक क्वाड चिल्ला रहे हैं हर जगह? वॉट हैज हैपेंड नाउ दैट वी आर सो मच ऑब्सेस्ड विद इंडो पैसिफिक, जहां पर हमने क्वाड का कॉन्सेप्ट लाया है? तो इसका रीजन है जियो पॉलिटिक्स। जियोग्राफिकली तो ठीक है, इस इंडो पैसिफिक में रिसोर्सेज है, दुनिया का 85% ट्रेड यहां से क्रॉस करता है। बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं, ये सब चोक पॉइंट्स हैं। देखो बबल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, मोजाम्बिक चैनल, तो ये सब ठीक है। Geographically, this area is very important. But now what has happened is with the rise of China, ये देख सकते हैं आप चाइना को राइज की वजह से आज इंडो पैसिफिक में एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ गया है। यार आप एक बात बताओ, आप अपने दुश्मन से अगर लड़ना चाहते हो तो कहां लड़ोगे? अगर यूएस को रशिया से लड़ना है तो वो यूरोप में लड़ेगा, वहां पे लड़ाई चल भी रहा है, आप देख लो रशिया यूक्रेन। अब अगर आपको चाइना से लड़ना है तो चाइना का कमजोर पॉइंट क्या है? अगर बॉर्डर की बात करें तब तो बॉर्डर का कोई सिग्निफिकेंट चैलेंज तो है नहीं चाइना का। चाइना का सबसे कमजोर पॉइंट है समुद्र एरिया। यहां पे एक प्रॉब्लम है उसका ताइवान, यहां पे एक प्रॉब्लम है इसका जापान, यहां पे एक प्रॉब्लम है इसका साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ। तो सी में चाइना की जो कमजोरी है कॉन्टिनेंटल चैलेंज नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का प्रॉब्लम कॉन्टिनेंटल है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, उधर अफगानिस्तान, इधर बांग्लादेश। बट चाइना के साथ वो सब प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर मंगोलिया, रशिया, इधर इंडिया। इंडिया भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता चाइना के लिए। तो चाइना का कॉन्टिनेंटल चैलेंज नहीं है, उसका जो वीक पॉइंट है वो मैरीटाइम एरिया में, समुद्र में। तो इसीलिए अगर चाइना को कहीं टैकल करना है तो भैया
मैरीटाइम में खेलो, सी में खेलो। तो इसीलिए इंडो पैसिफिक जो है, इट इज अ जियोग्राफिकल टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, बट नाउ रिसेंटली इट हैज बिकम अ प्लेस फॉर ग्रेट पावर कंपटीशन। ग्रेट पावर कंपटीशन, जिस तरीके से यूरोप कोल्ड वॉर के समय ग्रेट पावर कंपटीशन वहां पे चल रहा था, इस नए इमर्जिंग कोल्ड वॉर में सेम चीज आपको इंडो पैसिफिक में देखने को मिलेगा। सो ज्योग्राफिकली इंडो पैसिफिक हैज ऑलवेज बीन देयर। विथ द राइज ऑफ चाइना, इंडो पैसिफिक हैज ऑल्सो गॉट अ जियो पॉलिटिकल एसेंस, दैट यहां पे सारे कंट्रीज, इंडिया आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, फ्रांस आ चुकी है, यूएस आ चुकी है, ब्रिटेन अब इंटर कर रही है, वो सारे कंट्री जब इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है चाइना को बैलेंस करना उस एरिया में, चाइना को वहीं पे परेशान करके रखना कि चाइना उसके आगे सोच ना पाए। तो दिस इज वाई इंडो पैसिफिक हैज बिकम इंपॉर्टेंट। क्रिटिसिज्म, ऑब्वियस बात है, चाइना क्या कहेगा इसको, एशियन नाटो। बट गलत बात है, नाटो की तरह कोई हमारे पास कलेक्टिव डिफेंस का पैक्ट नहीं है। अटैक ऑन वन मींस अटैक ऑन ऑल, तो कोई डिफेंस तो है नहीं। व्लादिमीर पुतिन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गियो लावरोव, वो भी कहते हैं इसको एशियन नाटो। देख रहे हो किस तरीके से रशिया का डिप्लोमेसी चाइना का गुणगान कर रहा है, जो चाइना कह रहा है वही रशिया कह रहा है। दैट्स वाई इंडिया रशिया रिलेशन थोड़ा सफर हुआ है कि आप क्वाड को एशियन नाटो कह दिए, बट जब चाइना हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है तब आप क्यों नहीं कुछ कहते हो। सो चाइना एशियन नाटो कहा तो रशिया ने भी उसको एशियन नाटो कह दिया। तो ये क्रिटिसिज्म है क्वाड का। एक और आपने सुना होगा ऑकस, देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। देखो क्वाड तो बहुत पुराना आइडिया है, नो डाउट। 2008 में आया, फिर 17 में रिस्ट्रक्चर हुआ, 2021 में बाइडेन के आने के बाद और बढ़ा, ठीक है। ऑकस एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है, 2022 में आया। ऑकस क्यों आया आप समझिए कि इंडो पैसिफिक में चाइना को बैलेंस करना है। एक तरफ आपके पास क्वाड है, क्वाड का काम क्या है, इस पूरे एरिया में जो भी डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। बिकॉज इंडिया है कभी भी किसी भी कीमत पे यूएस के साथ किसी तरीके के मिलिट्री अलायंस में नहीं आएगा। तो क्वाड जो है वो कभी भी, क्योंकि आप देखिएगा क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, वो 4 कंट्रीज में अगर आप जापान को ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दे और यूएस को छोड़ दे, तो जो बचा हुआ कंट्री हुआ इंडिया और चाइना, इंडिया और जापान। ये दोनों कंट्री कभी भी चाइना को डायरेक्टली प्रोवोक नहीं करेगा, बिकॉज अनलाइक अमेरिका, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों पड़ोसी देश हैं, ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। इसलिए ऑल्दो ये चाइना को बैलेंस करना चाहते हैं, बट ये कभी भी इस एग्रेसिवनेस से चाइना को कभी प्रोवोक नहीं करेंगे। इसलिए क्वाड में हमेशा से जो ऑब्जेक्टिव रहा है कि चाइना को इकोनॉमिकली काउंटर किया जाए, कि यहां के लोगों की क्या जरूरत है उसको फुलफिल किया जाए। जिस तरीके से चाइना इकोनॉमी पैसा दे दे के यहां पे लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ला रहा है कंट्रीज को, उसको टैकल करना। सो अगर बात करें इंडो पैसिफिक की जो डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स है, वो क्वाड फुलफिल किया। तो यूएस को लगा कि क्वाड से तो हम चाइना को प्रोवोक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये इंडिया जापान जो है ये हमेशा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बट हमें मिलिट्री कुछ चाहिए, नाटो की तरह कुछ। तो उसके लिए यूएस और यूके मिलके एक नया संगठन बना दिए, ऑकस। और ऑकस एक मिलिट्री ग्रुपिंग है, इसका डेवलपमेंट से कोई काम नहीं है इंडो पैसिफिक में। इसका काम है जितने भी मिलिट्री बेसिस पे, तो इसके अंदर करेगा क्या, यूके और यूएस दोनों ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जा रहा है। अब समझिए इसका पर्पस क्या हो सकता है, किसके अगेंस्ट यूज होगा, चाइना के अगेंस्ट। तो ये एक तरीके से देख रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि छोटा बात नहीं है, बहुत कम कंट्रीज के पास है, वो टेक्नोलॉजी अब ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफर किया जा रहा है। सो ये ऑकस जो है वो एक देख सकते हैं आप मिलिट्री अलायंस टाइप बनते हुए नजर आ रहा है। सो एक तरफ क्वाड डेवलपमेंटल पर्पस के लिए, दूसरी तरफ ऑकस आपके मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडो पैसिफिक को फुलफिल करने के लिए। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि अच्छी बात है साउथ कोरिया का यहां पे आना। इनफैक्ट साउथ कोरिया नहीं, बहुत सारे कंट्रीज जो आसियान कंट्रीज है उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप याद रखिए कि ऑल्दो क्वाड का नाम हम आज नहीं सुन रहे हैं, बट जैसे ये दोनों वॉर सबसाइड होंगे 21st सेंचुरी में, जो जहां पे सबसे ज्यादा पावर पॉलिटिक्स होगा वो इंडो पैसिफिक होगा। सो इंडो पैसिफिक इज गोइंग टू बिकम द ग्रेटेस्ट जियोग्राफिकल स्पेस इन द न्यू इमर्जिंग कोल्ड वॉर। और जो क्वाड प्लस का आइडिया है, जिसमें साउथ कोरिया हो जाएंगे, फिलीपींस हो सकता है, वियतनाम हो सकता है, दिस इज गोइंग टू बी अ रियलिटी सून।
इन सारी चीजों में इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है, जिस तरीके से इंडिया का साउथ एशिया बहुत डिस्टर्ब्ड है, लेकिन अगर इंडिया का हम देखेंगे एक्सटर्नल डिप्लोमेसी, अगर आप देखें रिसेंटली मलेशिया के साथ हमने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन बहुत स्ट्रांग हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और ये देख सकते हैं इंडिया जापान का 2+2 मीटिंग। सो इंडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा इस पूरे एरिया में अपना डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बना रहा है, और इसीलिए साउथ कोरिया को भी समझ में आ गया है कि इंडिया को अब मिलके उसके साथ चलना पड़ेगा, और इसीलिए वो क्वाड बॉट ज्वाइन करने की बात कर रहा है। सो इसीलिए आपके लिए ये सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाड क्या होता है, क्वाड का फ्यूचर क्या है, इंडो पैसिफिक क्या है, तो ज्योग्राफिक और जियोपॉलिटिकल दोनों टर्म है ये, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सेशन मजा आया हो। आप क्या चाहते हो क्वाड के बारे में? क्या आप क्वाड जैसे कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो या नहीं करते हो? क्या आप चाहते हो क्वाड जो है वो नाटो की तरह आगे बने, या क्या चाहते हो क्वाड को बंद कर देना चाहिए? आप प्लीज कमेंट करें। आई होप योर स्टडीज आर गोइंग गुड। See you in the next video. Till then, all the best. Thank you for watching this video. Like the video and subscribe to our channel. Thank you. An Academy. Let's crack it.